नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 का अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि भारत सरकार को धारा 370 को समाप्त करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तथा हम लोग यह भी जानेंगे कि धारा 370 के समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। तो आइए हम लोग जम्मू कश्मीर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा है, उसके बाद जो वर्तमान में इसमें बदलाव किए गए हैं उस बदलाव को हम लोग जानेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर है इसके लिए भारतीय संविधान का जो भाग 1 है और अनुच्छेद 370, इसमें जम्मू कश्मीर के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। इस धारा 370 में यह कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर है इसके लिए एक अलग संविधान होगा और उस संविधान में जो प्रावधान किए गए रहेंगे वो प्रावधान अस्थायी होंगे। अस्थायी प्रावधान इसलिए होंगे क्योंकि जो धारा 370 है इसमें जो उपखंड 3 है, उपखंड 3 में यह व्यवस्था किया गया है कि अगर राष्ट्रपति इस धारा 370 को समाप्त करना चाहता है अथवा इसमें कोई भी बदलाव करना चाहता है तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान सभा है उसके अनुमोदन पर अथवा उसके सिफारिश पे राष्ट्रपति इस धारा 370 को समाप्त कर सकता है अथवा इसमें कुछ संशोधन कर सकता है। और यह जो धारा 370 है यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही लागू है। वैसे तो जो भारतीय संविधान सभा है इसमें जितने भी प्रावधान किए गए हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, यह भारतीय क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं उसके लिए लागू हैं, जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है यह जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। इस अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है तथा इसकी सीमाएं भारतीय सीमाओं का एक भाग है। अब हम लोग यह जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है इसको भारत में कैसे मिलाया गया, कैसे इसमें विलय किया गया। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जैसे जिस समय भारत और पाकिस्तान यह दोनों लोग अंग्रेज़ों से संघर्ष कर रहे थे आज़ादी पाने के लिए, तो उसी समय अंग्रेज़ों के समक्ष यह दोनों जो देश हैं मुस्लिम और हिंदू वाला, यह लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा कि हम दोनों को अलग अलग स्वायत्त हिस्से में बांट दिया जाए हम लोगों को। तो यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ऐसा ही प्रावधान किया, भारत और पाकिस्तान हिस्से में दो बांट दिया गया। लेकिन इसमें यह समस्या हो गई कि जो देसी रियासतें हैं, जो छोटे मोटे राजे रजवाड़े हैं, उनको कैसे शामिल किया गया, वो लोग किस देश में जाएं। तो इसके लिए जो यह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से उसमें यह प्रावधान किया गया, यह जो छोटे मोटे देसी रियासत हैं इनको यह व्यवस्था किया गया है, इनको यह प्रावधान किया गया है कि यह लोग स्वेच्छा से अगर भारत में जाना चाहते हैं तो भारत में चले जाएं, अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चले जाएं, इनके लिए यह पूरी स्वतंत्रता है। तो उसी समय जो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने यह फैसला लिया कि जो मेरा राज्य है जम्मू कश्मीर, मैं इसको न तो भारत में मिलाऊंगा और न ही पाकिस्तान में मिलाऊंगा, बल्कि मैं इसको स्वतंत्र रूप से एक राज्य का दर्जा दूंगा। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो पाकिस्तान के द्वारा जो वहाँ का समर्थन प्राप्त था उस सेना का नाम था आज़ाद कश्मीर सेना, यानी पाकिस्तान समर्थित जो सेना थी आज़ाद कश्मीर सेना, इसने 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद जो जम्मू कश्मीर का अगला भाग था उस काफ़ी हिस्से पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। उस समय जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, इनके पास इतनी सेना नहीं थी कि पाकिस्तानी सेना का डट कर मुकाबला कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता की मांग किया। उसने कहा कि हमें सहायता प्रदान किया जाए, सेना भेजा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो उस समय तत्कालीन समय में जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने राजा हरि सिंह को यह सुझाव दिया और कहा कि जो आपका यह जम्मू कश्मीर है यह हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं आता है, यह हमारे क्षेत्र से अलग है। इसलिए अगर आपको मेरे सेना का ज़रूरत है, अगर मेरे सेना का आप सहायता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपका सहायता कर सकते हैं। तो माउंटबेटन की जो
जो सुझाव था, इस सुझाव को राजा हरि सिंह ने स्वीकार किया और राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल करके जो जम्मू कश्मीर का विलय पत्र था, उस विलय पत्र पे इन दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया। इस हस्ताक्षर के बाद से ही भारतीय जो सेना थी आ करके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का काम किया, वहाँ से भगाया और जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया। उसी समय से जो धारा 370 है वह लागू है और धारा 370 जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीरियों के लिए ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जो व्यवस्था है उसमें 3 व्यवस्था ऐसी है जो भारतीय संविधान में भी है, यानी भारत सरकार भी उसको लागू कर सकता है। यह 3 जो व्यवस्था है, रक्षा, विदेशी मामले और संचार मामले, इन तीनों मामलों में केंद्र सरकार भी अपना अधिकार व्यक्त कर सकता है, यानी इस पर निर्णय ले सकता है। इस आश्वासन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल कर लिया गया तथा जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दे करके कुछ अलग से प्रावधान कर दिए गए। और यह जो धारा 370 है इसको 17 नवंबर 1952 से अंतिम रूप से पूरे देश में स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1957 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जो राज्यपाल होता है यह 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी नॉमिनेट कर सकता है। और यहाँ की जो विधानसभा है इसकी कार्यकाल जो है 6 वर्ष था, लेकिन जब इसमें बदलाव कर दिया गया तो वर्तमान में इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष हो गया है। और इस राज्य का जो चुनाव का उत्तरदायित्व होता है, चुनाव कराने का जो कार्यभार होता है, वो भारत का जो चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग पर ही इसका पूरा प्रभाव होता है। जम्मू कश्मीर से संबंधित जो 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 1965 है, इसके द्वारा सदर ए रियासत, यानी 1965 से पूर्व जो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल होता था उसको हम लोग सदर ए रियासत के नाम से जानते थे, लेकिन 6वें संविधान संशोधन 1965 के द्वारा इसमें बदलाव किया गया और इस पदनाम को बदल करके राज्यपाल नाम से इसको दिया गया है। यानी यह कहा गया कि जो सदर ए रियासत है अब इसको हम लोग राज्यपाल के नाम से जानेंगे। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि अगर धारा 370 में कोई भी बदलाव करना है अथवा उसको समाप्त करना है तो उसके लिए कहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो उसके लिए जो अनुच्छेद 370 है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 उपखंड है और इसका जो तीसरा उपखंड है इसमें यह व्यवस्था किया गया है कि अगर राष्ट्रपति इस धारा 370 में कोई भी परिवर्तन करना चाहता है अथवा इसको समाप्त करना चाहता है तो इसके लिए जो जम्मू कश्मीर का संविधान सभा है उसके अनुमोदन पे अथवा उसके सिफारिश पे इस संविधान सभा में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकता है अथवा इस धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया। और हम लोग यह देख लेते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति है, यह धारा 370 को किस प्रकार से हटाया गया, इसके लिए किन किन रणनीतियों को अपनाया गया। तो जो धारा 370 को हटाए जाने का सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया गया वह तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक विधेयक को पेश किया गया और इस विधेयक का नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पेश किया गया और उसमें यह कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 है इसको हटा दिया जाए, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाए। यानी जम्मू कश्मीर नाम का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख नाम का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। यह प्रस्ताव अमित शाह के द्वारा पेश किया गया जिसे पूरे देश के अंदर 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही कश्मीर के लिए अलग से नागरिकता निर्धारण करने वाला अनुच्छेद 335 ये भी निष्प्रभावी हो गया। यानी जो जम्मू कश्मीर है उसमें दोहरी नागरिकता थी। इसके पहले दोहरी नागरिकता का मतलब जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसको अलग नागरिकता देता था तथा जो केंद्र सरकार थी वह अलग नागरिकता देती थी, यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। लेकिन जैसे ही धारा 370 को हटा दिया गया वह जम्मू कश्मीर में जो नागरिकता का प्रावधान था दोहरी नागरिकता का वह भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी धारा 370 के समय यह होता था कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की है, अगर वह भारत के किसी भी लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी जो नागरिकता थी जम्मू कश्मीर की वह समाप्त हो जाती थी। लेकिन अगर वह किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है तो उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाता था। इस प्रकार की जो विषमताएं थी यह विषमताएं 370 के हट जाने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई।
जो अनुच्छेद 370 है यह तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इस 370 का जो प्रथम भाग है इसको अभी समाप्त नहीं किया गया है, यानी यह अभी भी लागू है। धारा 370 को समाप्त हो जाने से जो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था तथा उसके लिए अलग संविधान एवं जो ध्वज का प्रावधान था यह सभी समाप्त हो गया। यानी यह था कि जो जम्मू कश्मीर है इसके लिए अलग संविधान है, दोहरी नागरिकता है तथा जो जम्मू कश्मीर है उसके लिए एक अलग झंडा का, एक अलग ध्वज का भी प्रावधान था तथा एक केंद्र सरकार का, वहाँ पे दो झंडा था, एक भारत का और एक जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग झंडा था। तो इस प्रकार की जो विषमताएं थी अभी धारा 370 के हटने के बाद से समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर के अपने संविधान के तहत वहाँ का जो विधानसभा है उसका कार्यकाल जो 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, यह धारा 370 के हटने के बाद से अब उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष से घट करके 5 वर्ष हो गया है। और प्रदेश के बाहर के लोगों को वहाँ पे ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने व संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार अभी तक नहीं था। यानी जब तक धारा 370 लागू था वहाँ पर किसी अन्य प्रदेश के लोग जाकर के ज़मीन नहीं ले सकते थे, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे तथा किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकते थे। लेकिन धारा 370 जब हटा तो इस प्रकार की जो असमानता थी यह पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी अब किसी भी प्रदेश का व्यक्ति वहाँ पर जाकर के चुनाव लड़ सकता है, नौकरी कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है अथवा किसी भी संस्थान में प्रवेश ले सकता है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सीमित कानून ही बना सकती थी, लेकिन संसद द्वारा जब यह धारा 370 हटा दिया गया तो जो भारत सरकार है अब इसको पूरा तरह से यह अधिकार मिल गया कि जम्मू कश्मीर के लिए भी कोई भी प्रावधान कर सकता है। तथा धारा 370 जब लागू था उससे पहले, मतलब उस समय यह व्यवस्था थी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा कोई भी फैसला दिया जाता था तो जम्मू कश्मीर के लोग उसको नहीं मानते थे, यानी जम्मू कश्मीर के लिए वह बाध्य नहीं था कि उसको मानना पड़ेगा। लेकिन जब यह धारा 370 हट गया तो यह भी जो भेदभाव था समाप्त हो गया। यानी जो अब सर्वोच्च न्यायालय है अगर कोई भी निर्णय लेती है तो उसको जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी व्यक्ति को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेगा तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 के रहते इसी प्रकार के अन्य अनेक भारतीय प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। यह सभी भेदभाव अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। अब सही मामले में जो जम्मू कश्मीर है वह भारत का अभिन्न अंग हो गया। इसके पहले तो नाम मात्र का अभिन्न अंग था क्योंकि उसके लिए खुद का एक संविधान था, लेकिन अब सही मामले में जब 370 हट गया है तो जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग हो गया है। अगस्त 2019 में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत देश की जो संख्या थी, देश में जो राज्यों की संख्या थी वह 29 से घट करके 28 हो गई है, जबकि जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं वह 7 से बढ़ करके 9 हो गई है। यानी पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वह 7 थे, लेकिन जो 2 इसमें शामिल किए गए थे नए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से जो केंद्र शासित क्षेत्र है इनकी संख्या अब 9 हो गई है। और जिस समय इन दोनों को स्थापित किया गया, यानी यह जो 2 राज्य बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लेह, इन दोनों के लिए राज्यपाल भी नियुक्त किए गए। जो जम्मू कश्मीर है इसके जो राज्यपाल नियुक्त किए गए वह जीसी मुर्मू है तथा जो लद्दाख क्षेत्र है इसके लिए जो उपराज्यपाल नियुक्त किया गया उसका नाम है आर के माथुर। यह जो धारा 370 को हटाया गया यह पूरे देश में 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया। 31 अक्टूबर का दिन ही इसलिए चुना गया क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन ही गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह जन्मदिन है, इसीलिए इस दिन को चुना गया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वह देश में 560 से अधिक देशी रियासतों अथवा राज्य रजवाड़ों को भारत में विलय कराए थे, यानी विलय कराने का श्रेय इन पटेल जी को ही प्राप्त है। तथा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, इस 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। धारा 370 की पूरी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर इससे संबंधित आप लोगों को कोई भी सुझाव देना है तो सुझाव के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।